जय श्री राम, जय श्री महाकाल। CDSL एक ऐसी कंपनी जिसने पहले 2000 का अपना हाई बनाया, उसके बाद सीधा 50% तक गिरी ये शेयर, और वो भी 1000 रुपए के बाद में एक ऐसा मूव जो सीधा 1800 तक गया। इतना बड़ा फ्लक्चुएशन अगर किसी कंपनी में एक साल में आता है ना, तो लोगों का इंटरेस्ट तो देखो उसमें आएगा ही आएगा। वन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी जो पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ये 2000 से 1000 रुपए तक गई थी, बहुत लोगों का इसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया था और लोगों को लग रहा था अब क्योंकि NSDL का IPO आ रहा है तो ये वाली कंपनी की हालत तो गंभीर होगी। बट क्या हो रहा है एग्जैक्टली कंपनी में, किस तरह से इस कंपनी का एनालिसिस होना चाहिए, इसी के ऊपर एक वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिएगा तो आपको मज़ा भी आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी मैं किसी भी प्रकार के जो अपने वीडियोज़ हैं वो बनाता हूँ तो उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। तो इसको मैंने 4 चैप्टर्स में कवर किया है। सबसे पहले वाई दिस कंपनी, ये कंपनी के ऊपर हम फोकस क्यों करें, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। सेकंड, विल बी टॉकिंग अबाउट द की फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, एग्जैक्टली कंपनी में किस तरह से रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, किस तरह से सेटअप बन रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। थर्ड, विल बी टॉकिंग अबाउट द की अनाउंसमेंट्स ऑफ द कंपनी की क्या क्या अनाउंसमेंट्स अभी रिसेंटली हुए हैं। एंड फोर्थ, टेक्निकल्स। उसके बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं या नहीं। अगर आप मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको कुछ हद तक पता होगा ही होगा। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज व्हाई दिस कंपनी। सबसे पहली चीज़, ओवरऑल सेटअप की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो ये डुओपॉली बिजनेस है। डुओपॉली का मतलब इसमें मेनली दो ही कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, जिसमें सबसे पहले है CDSL एंड सेकेंड इज NSDL। NSDL अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बट इस साल उम्मीद है कि उसका भी IPO ज़रूर आएगा। सेकेंडली, डीमैट ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर काइंड ऑफ इक्विटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर सिक्योरिटीज का डीमैट का पूरा सेटअप यही करती है, कस्टोडियन भी यही होती है। तो इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो ये ऐसा बिजनेस है जिसकी नीड इंडिया में छोड़ो वर्ल्ड में सबको होती है। बट खैर, इसका जो जूरिसडिक्शन है वो इंडिया ही है, और इंडिया में ये अच्छी खासी कंपनी है। जिस हिसाब से इंडिया में स्टॉक मार्केट में ग्रोथ हुई है, प्री कोविड और पोस्ट कोविड में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, जिसके कारण इसमें इम्पैक्ट आता है। तो सेकेंड रीजन इज दिस कि ये इसका बिजनेस लंबे समय तक अगर आप सोचोगे तो चलते ही रहेगा। थर्ड, बोनस इशू इन्होंने दिया था इस साल, जिसमें अगस्त 2024 में इन्होंने बोनस डिक्लेयर किया था 1:1 का। तो देखो, जब किसी कंपनी में बोनस आता है ना, तो शेयर प्राइस भी गिरता है, और शेयर प्राइस जब गिरता है तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि उसमें लिक्विडिटी बढ़ेगी। जब कोई कंपनी का शेयर, जैसे MRF की अगर मैं बात करूं, MRF 1.25 लाख का शेयर है यार। अगर बहुत लोगों का तो पोर्टफोलियो 1.25 लाख का नहीं होता है, वो एक कंपनी एक शेयर भी नहीं खरीद पाएंगे ना MRF का। तो सिमिलरली, जब कंपनी बोनस इशू कर देती है, कंपनी स्प्लिट कर देती है, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि वो शेयर थोड़ा कंपेरेटिवली सस्ता हो जाता है। मैं वैल्यूएशन के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, खरीदने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये दोनों में डिफरेंस है। वैल्यूएशन का मतलब हो गया कि क्या कंपनी की वैल्यूएशन आधी हो गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कंपनी की वैल्यूएशन उतनी है, जो डिनोमिनेशन है ना शेयर का, वो कम हो गया, ताकि अगर मुझे अब खरीदना है तो मैं आसानी से खरीद पाऊँ। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिसका शेयर प्राइस 3000 4000 हो जाता है, वो अपना शेयर प्राइस वापस 300 पे लेके आते हैं ताकि लोग उसको खरीद पाए, उसकी डिमांड बढ़ती जाए, और वैल्यूएशन तो देखो वैसे ही बढ़ते हैं। तो इनका बोनस इशू भी आया था, दैट इज गुड। इनका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतना ज्यादा CDSL को बेनिफिट, जितने ज्यादा IPOs उतना ज्यादा CDSL को बेनिफिट। तो हर तरफ से कंपनी पांचों उंगलियां घी में रख के बैठी है। फाइनेंशियल ईयर 16 में अगर मैं बात करूं तो उस समय ऑल ओवर इंडिया 1 करोड़ 8 लाख डीमैट्स हुआ करते थे, जो बढ़कर अब हो गए 15 करोड़। अब आप सोचो कि कोविड के बाद में इनका डिमांड कितना ज़्यादा बड़ा होगा। तो चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है सर, इसमें क्या बात हो गई कि हमने कंपनी का ग्रोथ देख रहे हैं, कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, ये सब तो ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं ना, ये अपना जो दायरा बढ़ा रहे हैं ना बिजनेस का, वो बहुत अलग लेवल पे बढ़ा रहे हैं। जैसे सबसे पहले CDSL वेंचर लिमिटेड करके उन्होंने कंपनी बनाई है, जो KYC रजिस्टर्ड एजेंसी है। ठीक है, हमने बहुत सारी ऐसी लिस्टेड कंपनीज भी हैं जो KYC रजिस्ट्रेशन करती है, बट इन्होंने अपनी एक विंग बना ली है। जो दूसरी कंपनीज है वो इनके पास ही जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करती है। इन्होंने बोला हमारी ही कंपनी अब हमारे पास ही डॉक्यूमेंट भेज देगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस रिपोजिटरी का भी कॉन्सेप्ट इंडिया में आने वाला है, काफ़ी हद तक आ भी चुका है। इंश्योरेंस रिपोजिटरी मतलब जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज के जो आपके इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी आप डीमैट फॉर्म में रख दो, आपको बार बार वो
अपना सेटअप लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, तो डीमैट फॉर्म में आ जाएंगे। और CDSL कमोडिटीज़ लिमिटेड भी आ रहा है, मतलब ये कमोडिटीज़ के भी रिपोजिटरी बन रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये अपना दायरा हर जगह फैला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका स्कोप बढ़ना ही है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर सपोज NSDL का IPO आता है और NSDL का IPO इसके वैल्यूएशन, जो NSDL का IPO का वैल्यूएशन होगा, अगर इसके वैल्यूएशन से ज़्यादा अट्रैक्टिव वो लग गया तो फंसने के चांस है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट अगर आपका विजन 8-9 साल का है, 10 साल का है, 5 साल से ऊपर का है, मोटा माटी मेरा कहने का मतलब है, तो अगर ऐसा है तो आपको ये कंपनी बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है। सो लेट अस कम टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल्स। अगर मैं मार्च 25 क्वार्टर को मार्च 24 क्वार्टर से कंपेयर करता हूँ सबसे पहले, तो इनका रेवेन्यू 224 करोड़ था अभी, और अगर मार्च 24 क्वार्टर से मैं कंपेयर करता हूं, इट वाज 241 करोड़। गिरा है, ये ध्यान रखना। क्यों गिरा है वो भी समझ लीजिए। सितंबर के बाद में हर जगह स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कम हुई है। रीजन बहुत सिंपल है, जब मार्केट गिरता है ना, जब मार्केट बेयरिश होने लगता है, जब मार्केट में करेक्शन आता है, तो लोगों को डर लगने लग जाता है। वो बोलते हैं नहीं यार थोड़ा बाहर हो जाओ तो ठीक है। जब मार्केट बुल रन में होता है तो हर कोई एक तो इन्वेस्टर हो जाता है, हर कोई जाके सजेशन देने लग जाता है, हर कोई इन्फ्लुएंस करने लग जाता है, हर कोई अपना अपना नॉलेज पुट करने लग जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मार्केट बुल होता है तो ऐसी कंपनी को बेनिफिट मिलता है। बट अगर सपोज मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है तो ऐसी कंपनियों का रेवेन्यू थोड़ा कम होता है। रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन की, अगर मैं बात करूं तो ठीक है, जो पहले 61% हुआ करता था वो गिरकर हो गया है 49%। बस मेरे को यहाँ पर कंसर्न है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आपका परसेंटेज वाइज गिरता है ना तो थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी गिरा है। तो इफेक्टिवली क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अपन बात तो अभी करेंगे, बट YOY में इतना मज़ा नहीं आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, सेम सिचुएशन है। जो दिसंबर क्वार्टर में 278 करोड़ का रेवेन्यू था वो गिरकर हो गया 224 करोड़, और ऑपरेटिंग मार्जिन का जो परसेंटेज है वो भी गिरा है। तो मार्च 25 क्वार्टर हैज़ नॉट बीन अ गुड क्वार्टर फॉर CDSL। थैंकफुली कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है। रीज़न क्योंकि साल भर होने को आ गया ना, तो साल भर के बाद में साल भर के आपके रेवेन्यू को भी कंपेयर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। FY24 को FY25 से कंपेयर कर लें तो रेवेन्यू पहले था 812 करोड़, जो बढ़कर हो गया है 1082 करोड़, विच इज़ गुड, अच्छा ग्रोथ है। पूरे साल भर की बात कर रहे हैं अभी हम। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर मैं साल कंपेयर करूँ ना तो 60% से 58% है, तो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस है नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 420 करोड़ से बढ़कर 526 करोड़ हुआ है। तो अगर मैं पूरे साल को कंपेयर करूँ तो ग्रोथ है, स्टेबल ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा अफलातूनी ग्रोथ नहीं है। वो अलग बात है क्योंकि 2-3 क्वार्टर्स ऊपर नीचे हुए हैं क्योंकि वहाँ से मार्केट में थोड़ी मंदी आई है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर्स के स्टेबल 15% से उन्होंने अपने स्टेक हटाया नहीं है, विच इज़ अ नेगेटिव पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं। FIIs ने भी 17% से गिराकर 11% अपनी कर दी है, तो ये भी नेगेटिव होता है कंपनी के लिए। DIIs भी 19% से गिरकर 15% हुई है, मतलब अपनी होल्डिंग ये लोग कम करते जा रहे हैं, तो दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ी है 49% से बढ़कर 59%, ये पॉजिटिव बात नहीं होती है किसी भी कंपनी के। अब आपको लगेगा सर फाइनेंशियल्स में तो मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि फाइनेंशियल्स में मार्च 25 क्वार्टर को गड़बड़ हुआ है, उसके बाद में प्रमोटर्स तो ठीक है, FIIs अपने स्टेक बेच रहे हैं, DIIs ने भी अपना स्टेक कम किया है, तो दिक्कत है। हाँ दिक्कत है, कोई डाउट नहीं है। बट अगेन आपका व्यू लॉन्ग टर्म अगर है तो ये कंपनी आपके काम की। अगर आप सोच रहे हो कि 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट के अनुसार ये कंपनी पूरी बैठ जाएगी, कि आप खुद ही सोचो ना स्कोप क्या क्या था, तो उससे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। लेट अस कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज की अनाउंसमेंट। इस कंपनी में 3 बेसिकली अच्छे अनाउंसमेंट्स हैं। सबसे पहले इन्होंने डिविडेंड दिया है 12.5 रुपये पर शेयर का, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अनाउंसमेंट्स की बात करें तो हाँ इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिविडेंड जब कंपनी देती है थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। बोनस इशू था जो कि मैंने आपको बता दिया, दैट इज सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड इज ऑपरेशनल माइलस्टोन ऑफ 15.29 करोड़ डीमैट अकाउंट्स, ये अपन ने बात कर ली। तो ये 3 इसके की अनाउंसमेंट्स थे। एनालिस्ट के कमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इनके ट्रांजैक्शन, क्योंकि वर्ल्ड के ट्रांजैक्शंस, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम ही आई है। सेबी ने भी बहुत जगह अपना हथकंडा बना रखा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग ना हो, क्योंकि इनके हिसाब से F&O में काफ़ी 90% से ज़्यादा लोग तो लॉस कर रहे हैं। तो इस चक्कर में उन्होंने भी अपने कई जगह पर अपने हथकंडे ऐसे लगाए कि आप ट्रेडिंग F&O में ज़्यादा ट्रेडिंग ना कर पाएँ। एक्सपायरी डेट्स कम कर दिए, लॉट साइज बढ़ा दिए, तो बहुत सारे उन्होंने हथकंडे तो अपनाए हैं। तो अगर सपोज मार्केट में वॉल्यूम कम होगा तो इनका मार्जिन भी कम होगा। इनका एक काम डेटा स्टोरेज का भी है और वहाँ पे भी उनका रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है। इफेक्टिवली अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस वाइज कंपनी मार्च क्वार्टर में इतने दमदार नहीं कर रही है। जून क्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, और जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे जुलाई में, तो जुलाई में इसके ऊपर हम वापस एक बार ज़रूर
चर्चा करेंगे। एज ऑफ नाउ टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो 1620 इसका एक सपोर्ट है। जब तक ये 1800 के ऊपर नहीं जाता ना, तो 2000 का जो टॉप ऑलरेडी बना चुका है ना ये कंपनी, वहां तक नहीं जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, नीचे का लेवल 1620 है, 1800 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो जाके 2000 तक पहुंच पाएगा। मैं इन्वेस्टेड हूं और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूं। मेरा विजन इसके लिए 10 साल का है, तो उस हिसाब से मेरे को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। जब भी ऐसी कंपनी डिप पे आती है तो मैं उसके ऊपर ज़रूर फोकस करता हूँ ऐड करने के लिए। और इसी तरह से अगर आपको सीखना भी है कि किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, तो मेरा कोर्स भी है द लॉजिकल इन्वेस्टर। अगर आपको इंटरेस्टेड है उसमें तो आप कमेंट कर दीजिएगा कोर्स, और आपको मेरी टीम एक कॉन्टैक्ट नंबर देगी, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी डिटेल्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़, आप cnikhildenani.com जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पर भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा जैसे ये भी बनाया है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।